बहुत लोग सेलिब्रिटी एंडोर्स प्रोडक्ट्स देख के आते हैं, उन्हें लगता है सेलिब्रिटीज़ भी वही लगाते हैं जिसके कारण उनकी स्किन इतनी फ्लॉलेस दिखती है। बट हमें लगता है कि फाइन लाइंस और रिंकल्स ही एजिंग है, बट इंडियन स्किन में ऐसा नहीं है। इंडियन स्किन में घर पे आप क्या कर सकते हैं ताकि आप एज थोड़ा लेट करें? सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें आज विटामिन सी, रेटिनॉल 300 से लेके 5000 तक के रेंज में अवेलेबल है। तो क्या हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेटर होते हैं? अ लॉट ऑफ गुआशास एंड जेड रोलर्स आर सोल्ड फॉर एंटी एजिंग, बट ऐसा एक्सपेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट वेपन जो कि आप डेली यूज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंटी एजिंग के लिए, वो है आप बार बार सन में जाते हैं बिना गॉगल्स लगाए तो आप स्क्विंट करते हैं, जिसकी वजह से कोलेजन। ओरली लेने से स्टडीज में ये देखा गया है सबसे कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमें जल्दी एज करवाता है और जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो है एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है फिलर्स की, वो है हम सब यंग दिखना चाहते हैं और यंग दिखने के लिए हम कई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। अपने फ्रेंड से सुन के, सोशल मीडिया से सुन के, रेटिनॉल्स, बोटॉक्स, फिलर्स, हाइड्रोफेशियल्स, कितना कुछ अवेलेबल है। इनमें से क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या चीज़ें सेफ हैं और ऐसा क्या आप ना करें जिससे आप कुछ सेलिब्रिटीज़ की तरह अननेचुरल ना दिखें, ये सब हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो। और इस पॉडकास्ट में हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। But before we begin, I would like to thank Pilgrim for giving us this technical setup so that we can bring to you the truth about anti-aging treatments. तो एजिंग के सबसे कॉमन साइंस क्या है और वो कैसे शुरू होते हैं? अब हमें लगता है कि फाइन लाइंस और रिंकल्स ही एजिंग है, बट इंडियन स्किन में ऐसा नहीं है। इंडियन स्किन में सबसे पहले आती है हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन में कालापन होना। इसमें फ्रेकल्स आ सकते हैं, लेंटिजन्स आ सकते हैं, मिलाज्मा आ सकता है। ये सारे आपके फेस पे ब्राउन स्पॉट्स की तरह दिखाई देते हैं। उसके अलावा स्किन डलनेस, हमारी जो स्किन है उसमें ऑक्सीजन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी, इसके वजह से आपकी जो स्किन में ग्लो है वो एज के साथ खत्म हो जाता है। स्किन का टेक्सचर भी बेकार हो जाता है क्योंकि हमारा स्किन इतना एक्सफोलिएट नहीं कर पाता जितना वो पहले करता है, और स्किन को टच करने में वो रफ लगता है। फाइन लाइंस और रिंकल्स उसके बाद आते हैं, यूजुअली जब आप 40 के आसपास होते हो तो आपका कोलेजन और इलास्टिन कम होता है। ये कोलेजन और इलास्टिन है जो आपकी स्किन को सप्पलनेस, स्मूथनेस देता है, और ये भी कम होने की वजह से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आ जाते हैं। दो चीज़ें हमारी स्किन में, कोलेजन और इलास्टिन, जो ट्रांसलूसेंट थोड़े रिफ्लेक्टिव बैंड्स होते हैं हमारी स्किन में, जिसके कारण जब हम छोटे होते हैं हमारी स्किन काफ़ी शाइन करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है और ग्लो करती है। उम्र के साथ कोलेजन और इलास्टिन दोनों का कंटेंट हमारी स्किन में कम हो रहा है। ये नेचुरल एजिंग की वजह से भी हो सकता है क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन टूट रहे हैं और इतना नया बन नहीं रहा है। ये एजिंग का एक साइन है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि धूप आपके कोलेजन को तोड़ती है, पोल्यूटेंट्स जो आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज करते हैं वो आपके कोलेजन को तोड़ते हैं, प्लस रिपीटेड फेशियल एक्सप्रेशंस, आप बार बार सन में जाते हैं बिना गॉगल्स लगाए तो आप स्क्विंट करते हैं, जिसकी वजह से आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स जल्दी डेवलप होते हैं क्योंकि आपने इतनी बार अपनी मसल को मूव कर लिया है कि ऊपर का जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है। हमारी स्किन उम्र के साथ सैग कर जाती है, हमें लगता है कि हमारा जॉलाइन उतनी शार्प नहीं रही। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी उम्र के साथ मॉडिफाई हो रहा है। हमारी बोन्स में से कैल्शियम हट रहा है, बोन्स रिजॉर्ब हो रही हैं, उसके कारण जो फैट को अच्छी बेडिंग थी, एक सपोर्ट था, वो नहीं रहा। तो हमारा पूरा फैट नीचे ग्रेविटेट कर रहा है, जिसकी वजह से जॉलाइन ऑब्लिटरेट होती है और हमें सैगी फील होता है क्योंकि फैट नीचे आ चुका है, ऊपर की स्किन का सपोर्ट भी खत्म हो गया है, तो स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइंस आने लगते हैं। फैट नीचे तो गिर ही रहा है, ऊपर से फैट कम भी हो रहा है, जिसके कारण हम हॉलो दिखते हैं, हमारे चीक्स हॉलो दिखती है और वो हमें एक एजड अपीयरेंस देती है। इसके अलावा कई सारे पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि अब ये रेड वेसल्स सी दिखने लग गई हैं फेस में, क्योंकि एज के साथ आपका जो एपिडर्मल थिकनेस है और डर्मिस का थिकनेस है वो कम हो रहा है, कोलेजन और इलास्टिन भी लॉस हो रहा है, तो आपकी ब्लड वेसल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, खासकर आपके अंडर आई एरिया में, और वो फिर डार्क सर्कल्स का रूप लेती है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उम्र के साथ उनकी स्किन ड्राई हो गई है, पहले हमारी टीनेज में ऑयली थी अब ड्राई हो गई है। तो ये नेचुरल फेनोमेनन है बिकॉज हम सबके ऑयल ग्लैंड सूख रहे हैं, उम्र के साथ दे आर ड्राइंग आउट एंड विच इज़ वाई वी नेचुरली नीड मोर मॉइस्चर एज वी एज। इसके वजह से आपके फेस पे जो है शाइन भी वो कम हो जाती है। क्या कारण है कि हमें स्किन एजिंग होती है? वेल, इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक हो गया इंट्रिंसिक, एक हो गया एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आपकी जेनेटिक्स और आपके इंटरनल क्या चेंजेस हो रहे हैं एज के साथ। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है टीलोमेयर का। तो हमारा जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में टीलोमेयर होता है, और इसकी एक लेंथ होती है। एज के साथ साथ ये टीलोमेयर जो है वो छोटा होता रहता है, और ये डिटरमिन करता है कि सेल की लाइफ कितनी होगी। इसलिए धीरे धीरे करके हमारी स्किन के जो सेल्स हैं उनकी लाइफ भी कम होती जाती है।
तो ये है आपका इंट्रिंसिक एजिंग। फिर कुछ होता है एक्सट्रिंसिक एजिंग, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और केवल ये एक्सट्रिंसिक एजिंग है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंट्रिंसिक एजिंग हमारे कंट्रोल से बाहर है। सबसे कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमें जल्दी एज करवाता है और जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो है यूवी एक्सपोजर। यूवी रेडिएशन जो सन से निकलती हैं वो एक टाइप की एनर्जी है जो हमारे कोलैजन, इलास्टिन, डीएनए तीनों को ब्रेक करती हैं, जिससे अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल, सैगिंग सब हो सकता है। तो जो लोग धूप में ज़्यादा घूमते हैं उनकी एजिंग क्विकर होती है। दूसरा कॉज है पोल्यूशन और स्मोकिंग। पोल्यूशन और स्मोकिंग ये दोनों ही हमारी स्किन में ऑक्सीजन रेडिकल्स को जनरेट करते हैं जो भी हमारे डीएनए को, कोलैजन, इलास्टिन को डैमेज करती हैं। स्मोकिंग से एक और प्रॉब्लम है कि वो हमारी स्किन की जो ब्लड सप्लाई है उसको कम कर देती है। जब भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ऑक्सीजन कम आता है और उसके कारण हमारी स्किन सेल्स की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। सो वी लुक डल, वी लुक सैलो इन कॉम्प्लेक्शन एंड दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पुअर डाइट। अब डाइट में अगर सैचुरेटेड फैट्स और रिफाइंड शुगर ज़्यादा होगा तो आपके कोलेजन जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा। उससे उससे क्या होता है, आपका कोलेजन हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है और उसमें वो सप्पलनेस चली जाती है। तो उससे स्किन एजिंग फास्टर हो जाती है। अल्कोहल कंजम्पशन के कारण हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाते हैं, इसलिए फेस पे एक रेडनेस दिखाई देती है। ये भी स्किन एजिंग में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपको नींद कम आती है तो ये भी आपके स्किन एजिंग में रोल प्ले करता है, क्योंकि सोने के वक्त होता है जब हमारे स्किन में मैक्सिमम रिपेयर होता है। जिसकी नींद अच्छी नहीं है उसको अपने स्किन में प्रॉपर रिपेयर नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको स्ट्रेस कितना है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में जो नेचुरल हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ता है और ये भी आपका कोलेजन ब्रेक डाउन करता है और आपकी स्किन में जल्दी एजिंग करता है। अब बात करते हैं ऐसी स्किन केयर ट्रीटमेंट्स के बारे में जो काम करती हैं घर पर। घर पे आप क्या कर सकते हैं ताकि आप एज थोड़ा लेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें सनस्क्रीन्स। हम बहुत अंडरमाइन करते हैं द वैल्यू ऑफ अ सनस्क्रीन। हम ट्रीटमेंट के पीछे भागते हैं बट सबसे अच्छा हमें प्रोटेक्शन देती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्या करती है, वो आपको यूवी डैमेज से रोकती है। जैसे हमने कहा कि यूवी रेडिएशन सबसे कॉमन कॉज है एजिंग का, वो उसे प्रिवेंट करती है। जब आप सनस्क्रीन खरीदते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने हैं। सबसे पहले वो SPF होना चाहिए जिसमें SPF 30 होना चाहिए। ये बताता है कि अब आपको यूवी बी रे से कितना प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, हमें PA फैक्टर जरूर देखना चाहिए। जो पिगमेंटेशन और जो हमें ब्राउन स्पॉट्स आते हैं वो आते हैं UVA रे से, और PA फैक्टर 3+ या 4+ होना चाहिए। मतलब वो सनस्क्रीन आपको UVA से प्रोटेक्ट करती है। जो लोग इंडोर काम करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल के सामने ज्यादा रहते हैं, उनको ब्लू लाइट फिल्टर वाली सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। वाटर रेजिस्टेंस देखना चाहिए सनस्क्रीन में, वो आइडियली 40 to 80 मिनट्स का होता है। और जब भी आप सनस्क्रीन यूज करें उसे कम से कम 20 मिनट पहले लगाए बाहर जाने से। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वेपन जो कि आप डेली यूज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंटी एजिंग के लिए, वो है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ये हमारे स्किन सेल्स में जाता है और उनकी बनावट को रेगुलेट करता है। तो एक्सफोलिएशन बढ़ाता है, आपकी जो आपका स्किन का टर्नओवर टाइम होता है जो कि 28 दिन का होता है उसको कम करता है। उससे हमेशा आपकी स्किन पर एक ग्लो बना रहता है, फ्रेश स्किन सेल्स आपके ऊपरी परत पर रहते हैं। ये फाइन लाइंस और रिंकल्स पे काम करता है। कई लोग ये समझ लेते हैं कि रेटिनॉल जो है वो लाफ लाइंस पे भी काम करेगा, वो इस पे काम नहीं करता है। लेकिन कई सारे रेटिनॉइड्स आते हैं मार्केट में। रेटिनॉइड्स एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं और ये सब विटामिन ए से बने होते हैं। सबसे वीक इसमें से होता है रेटिनल पाल्मेटेट, उसके ऊपर आता है रेटिनॉल, फिर आता है रेटिनैल और रेटिनैल्डिहाइड, और आखिरी में आता है रेटिनोइक एसिड जिसे हम आम भाषा में ट्रेटिनोइन कहते हैं। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि वो लो डोज से स्टार्ट करें और धीरे धीरे वो अपग्रेड करते जाएं। याद रखना ज़रूरी है कि रेटिनोइक एसिड एक प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड मॉलिक्यूल है और क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमेशा उसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। वो आपको सिखाएंगे कि उसको सही यूज़ करने का तरीका क्या है। सोशल मीडिया पे रेटिनोइक एसिड बहुत ट्रेंड करता है, लोग उसको लगाए जा रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। एक और बात जो समझनी होगी, जो रेटिनोइक एसिड है वो मेनली एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, क्योंकि उसका जो ब्लड में एब्जॉर्प्शन है वो सारे रेटिनॉल से ज़्यादा है और उसके कारण वो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है जो कि आपको रेटिनॉल, रेटिनॉल पाल्मेटेट या रेटिनॉल एल्डिहाइड ना दे। एक बहुत ही पॉपुलर मॉलिक्यूल है विटामिन सी। हम सब यूज़ करना चाहते हैं, हमें लगता है काफ़ी नेचुरल है और वाकई में विटामिन सी बहुत अच्छा एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है। जब उसे सनस्क्रीन के साथ दिया जाए उसके रिजल्ट्स और अच्छे हो जाते हैं। तो विटामिन सी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें करता है। पहला तो वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जो हमारी स्किन में ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण स्किन का कोलेजन टूटता है वो होता है यूवी रेज और पोल्यूशन की वजह से, वो इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है।
सेकंड, वो हमारी स्किन में स्किन टोन को इवन करता है क्योंकि उसमें स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण हमें यूथफुल एक नाइस अपीयरेंस आता है स्किन को। तीसरी चीज, जब हमारे स्किन में कोलेजन बनता है उसमें भी विटामिन सी का रोल होता है, तो जितना विटामिन सी हम यूज करते हैं हमारा कोलेजन सिंथेसिस बढ़ता है जिसके कारण स्किन फर्म दिखती है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि विटामिन सी धूप से काला पड़ जाता है तो हम उसे सुबह यूज करें कि रात को। विटामिन सी को यूज करने का सही समय है इन द मॉर्निंग, अगर आपको उसके ब्राइटनिंग बेनिफिट्स भी चाहिए और एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन करता है, वो प्रिवेंशन करता है, इट हैज़ लेस रोल इन ट्रीटमेंट। तो हम वो सुबह लगाएंगे ताकि दिन भर की जो धूप है वो हमें उससे प्रोटेक्शन मिले। एक और मॉलिक्यूल है जो काफ़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि वो सिर्फ इंस्टेंट इफेक्ट देता है फाइन लाइंस और रिंकल्स पे, उसका लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिट नहीं है, वो कोलेजन को इतना मॉडिफाई नहीं कर पाता है। कैसे आप समझ सकते हैं? क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड पानी को पकड़ता है, इट्स जस्ट लाइक अ रेजिन। अगर रेजिन की स्किन जो होती है वो काफ़ी रिंकल्ड होती है बिकॉज उसमें पानी नहीं है, बट जैसे ही उसमें पानी आ जाता है द स्किन बिकम्स टाइट, दैट इज वॉट हाइलुरोनिक एसिड डज इंस्टेंट। सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स आर लाइक रेटिनॉल्स, ये प्रोटीन के थोड़े छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें भी एंटी एजिंग का थोड़ा रोल है बिकॉज प्रोटीन्स आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्किन। तो पेप्टाइड्स डिलीवर करते हैं कोलेजन इंप्रूवमेंट। अगेन रेटिनॉल से काफ़ी वीक होते हैं, जब इन्हें रेटिनॉल के साथ कंबाइन किया जाए इनके इफेक्ट्स अच्छे हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी काफ़ी यूज़फुल है एंटी एजिंग में, क्योंकि वो आपका पिगमेंटेशन भी कम करते हैं। तो जो पिगमेंटेशन वाला एस्पेक्ट है एंटी एजिंग का, उसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से टारगेट कर सकते हैं। बेस्ट बात यह है कि प्रेगनेंसी में भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड सेफ है। इसमें आते हैं आपके लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, उसका ज़्यादा रोल नहीं है एंटी एजिंग में। एंटीऑक्सीडेंट्स आजकल सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें से ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, रेस्वेरेट्रॉल, कोएंजाइम क्यू, ये सब कुछ अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आप एंटी एजिंग के लिए अपने स्किन केयर में ऐड कर सकते हो। रेस्वेरेट्रॉल आपके रेड वाइन में भी होता है, इसलिए काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि 1 ग्लास ऑफ वाइन जो है वो एंटी एजिंग में आपको बेनिफिट दे सकता है। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करना। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज ही है जो कि आपके डीएनए, आपके सेल्स को डैमेज करता है और अर्ली एजिंग करता है। मॉइस्चराइजर्स हम बहुत अंडर वैल्यू करते हैं व्हेन इट कम्स टू एंटी एजिंग। हमें लगता है मॉइस्चराइजर्स कैसे कर सकते हैं, बट एक हेल्दी स्किन बैरियर जो अच्छे मॉइस्चराइजर से बनता है, चाहे उस मॉइस्चराइजर में ओटमील हो या सेरेमाइड्स हो, ये बैरियर बहुत ज़रूरी है एंटी एजिंग के लिए। अगर स्किन का बैरियर अच्छा होता है तो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं जो वैसे हमें अफेक्ट करते हैं जैसे पोल्यूटेंट्स, वो कम अफेक्ट करते हैं क्योंकि बैरियर स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, स्किन का मॉइस्चर लॉस भी कम हो जाता है इफ़ द बैरियर इज इंटैक्ट। जब स्किन में वाटर रहता है तो वो ग्लो करती है, वो हाइड्रेटेड सपल फील करती है, इसलिए मॉइस्चराइजर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद सनस्क्रीन्स। जब भी कोई पेशेंट एंटी एजिंग की बात करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं उन्हें कोलैजन लिखूं, बट मैं उनको हमेशा ही बोलता हूं कि आप स्किन केयर से स्टार्ट करो, क्योंकि स्किन केयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोलैजन में क्या है कि कोलैजन ओरली लेने से स्टडीज़ में ये देखा गया है कि हाइड्रेशन लेवल जो है स्किन का वो बढ़ जाता है, तो आपकी स्किन ज़्यादा सप्पल होती है और उसके कारण शायद आपकी जो फाइन लाइंस और रिंकल्स है वो कम दिखाई दे। बट ये मान लेना कि कोलैजन खाने से आपका जो स्किन का कोलैजन है वो बढ़ जाएगा, वो आई थिंक अभी भी प्रूव नहीं हुआ है। इसके अलावा एक बहुत ही अननेसेसरी ट्रेंड चला है सोशल मीडिया में कोलैजन क्रीम्स का, और काफ़ी सारे ब्रांड्स कोलैजन क्रीम्स लाई हैं। तो कोलैजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है और वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए कोलैजन क्रीम्स का एंटी एजिंग में हेल्प करना बहुत ही मुश्किल है। A lot of guashas and jade rollers are sold for anti-aging. People buy them expecting कि उनकी स्किन लिफ्ट हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, बट ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत है। गुआशास और जेड रोलर्स लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए बने हैं, वो आपकी स्किन की पफीनेस को कम कर सकते हैं। आप ये अगर सोचते हैं कि उससे आपके फाइन लाइंस रिंकल्स बेटर हो जाएंगे क्योंकि वो कोलैजन को बूस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता इन सबसे। एलईडी मास्क का भी काफ़ी ट्रेंड है अभी सोशल मीडिया में। इसमें रेड, ब्लू, येलो 3 टाइप की लाइट होती है। जो आपकी रेड लाइट है वो आपका कोलैजन इंक्रीज कर सकती है। हाउएवर ये एफडी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स नहीं है कोलैजन बढ़ाने की, इसलिए आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बट सिर्फ इन पे रिलाई करना सही नहीं होगा। आज विटामिन सी, रेटिनॉल 300 से लेके 5000 तक के रेंज में अवेलेबल है। तो क्या हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेटर होते हैं? वेल ऑफ कोर्स ये कोई ज़रूरी नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये ब्रांड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आ रहा है, क्या वो बेस्ट सोर्स से है, कैसी उनकी फैक्ट्री है। अब हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक फैक्ट्री जाके चेक करें, इसलिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस से चलिए, क्योंकि आपके डर्मैट जो होते हैं वो कई सारे पेशेंट्स को अपने वो प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनको फीडबैक आता है
कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं है अच्छा। इससे उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिफाइन होती है। इसलिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ट गाइड कर पाएंगे कि अगर आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेना है तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, और अगर आपको बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करना है तो भी कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब कई बार पेशेंट्स आते हैं और उनके पास प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसमें 20-25,000 के प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लो, लेकिन जो भी स्किन केयर एप्लीकेशन वाला होगा वो केवल और केवल आपके स्किन पे इफेक्ट करेगा। थोड़ा बहुत शायद वो डर्मिस में इफेक्ट कर सकता है। सो 25-30,000 के प्रोडक्ट्स लेने से बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर सकते हो सकता है कि इसमें आपका पैसा भी कम खर्च हो और आपको एक्चुअली रिजल्ट्स ज़्यादा आए। सोशल मीडिया पे हमने कई प्रोडक्ट्स देखे हैं जो क्लेम करते हैं कि 7 दिन 10 दिन में वो आपको एंटी एजिंग रिजल्ट्स दे देंगे, आपकी स्किन को लिफ्ट कर देंगे, बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेटिनॉइड्स, जो सबसे अच्छे मॉलिक्यूल्स है स्किन केयर के लिए, एंटी एजिंग के लिए, उनको भी 6 से 8 हफ्ते लगते हैं टू इवन स्टार्ट वर्किंग। रेटिनॉल्स के भी सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ओवर ईयर्स। तो ये कोई रेस नहीं है जो हमें जल्दी फिनिश करनी है और एंटी एजिंग अचीव करनी है, बट इट्स स्लो लैडर दैट वी हैव टू कीप क्लाइंबिंग। अब नेचुरल और सिंथेटिक में क्या बेटर है? वेल, नेचुरल कुछ भी नहीं है। जस्ट नाम में अर्थ डालने से, फॉरेस्ट डालने से वो नेचुरल में नहीं बदल जाता। आपको ये देखना है कि उसमें जो स्किन केयर इंग्रेडिएंट है उसके पीछे की साइंस क्या है। क्या वो आपके स्किन के लिए सूट करता है? अगर वो आपके स्किन के लिए सूट करता है और उसकी साइंस सही है तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सही एज क्या है जब हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाए जो हमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स दें। वेल, इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट यूजिंग अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन। ये तो आप बेसिक चीज़ें बचपन से ही कर सकते हैं जो आपकी एजिंग साइंस को डीले करेंगी। जहाँ तक बात है विटामिन सी, रेटिनॉल्स की, ये आप अपने 20s में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मदद लीजिए और उनसे पूछिए कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है, और वो आप हमेशा लगा सकते हैं। अब कुछ लोग एड्स देखकर हमारे पास आते हैं और वो जो एड्स है उन्हें गलत एक्सपेक्टेशन दे देती है। उनको लगता है कि उनकी लाफ लाइंस, मैरिनेट लाइन, अंडर आई में होलोनेस, ये सब भी सिर्फ स्किन केयर से भर जाएगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्किन केयर से हम सिर्फ आपकी ऊपरी स्किन पर ही काम कर सकते हैं, ये आपको ज्यादा कोलेजन बूस्ट करके नहीं दे सकती। तो आपको ये समझना होगा कि क्या चीजें आप स्किन केयर से अचीव कर सकते हो और किन चीजों के लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बहुत लोग सेलिब्रिटी एंडोर्स प्रोडक्ट्स देख के आते हैं, उन्हें लगता है सेलिब्रिटीज़ भी वही लगाते हैं जिसके कारण उनकी स्किन इतनी फ्लॉलेस दिखती है। बट टू अचीव दैट लेवल ऑफ कोलेजन सिंथेसिस इज रियली नॉट पॉसिबल with ointments or retinols or just superficial serums. तो अगर हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उनको हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक होता है आपके इंजेक्टेबल और एक होता है नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट में सबसे कॉमन है बॉटुलिज्म टॉक्सिन, जिसको हम बोटॉक्स के नाम से भी जानते हैं। डिस्पोर्ट, जियोमिन, ये भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं और ये भी बॉटुलिज्म टॉक्सिन ही होता है। तो बॉटुलिज्म टॉक्सिन वहाँ के लिए अच्छा है जहाँ पे रिंकल्स जो है वो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। जैसे कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप हमेशा आपका जो फेस है ऐसे रहता है, या फिर बात करते समय आपके बार बार ये जो फोरहेड लाइंस हैं ये आती है, या फिर जब आप स्माइल करते हैं तो आपको डीप रिंकल्स आते हैं अराउंड दी आई। अगर ये सब कंसर्न्स हैं आपके तो बॉटुलिज्म टॉक्सिन आपके लिए सही है। कुछ लोगों को इसके अलावा हम बॉटुलिज्म टॉक्सिन फेशियल स्लिमिंग में भी देते हैं, आपके फेस को ज़्यादा वी शेप देने के लिए। आपके नेज़ल फ्लेयर में भी हम देते हैं, जब कुछ लोगों को बात करते करते ज़्यादा नोज़ मूव होता है, या फिर कुछ लोगों की स्माइल गमी स्माइल होती है, गम्स दिखाई देते हैं, उसके लिए हम देते हैं। कुछ मैरिनेट लाइंस यहाँ बन जाती हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए देते हैं। तो कई सारे यूजेस है बॉटुलिज्म टॉक्सिन के। एक सेशन में लगभग हम 40 से 50 यूनिट बॉटुलिज्म टॉक्सिन यूज़ करते हैं। इसमें पेशेंट आता है और पेशेंट को हम नंबिंग क्रीम लगाते हैं। 40-45 मिनट्स पेशेंट नंबिंग क्रीम लगाकर क्लिनिक पे वेट करता है। उसके बाद हम बॉटुलिज्म टॉक्सिन के इंजेक्शन जो हैं वो पेशेंट को 2 से 3 यूनिट यूजुअली एक पॉइंट पे देते हैं। इसका जो असर है वो 1 हफ्ते बाद शुरू होता है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 4 से लेके 6 महीने के बीच में रह सकते हैं। अगर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में न्यू हैं और आप कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं तो बोटॉक्स या फिर बॉटुलिज्म टॉक्सिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एपरेंट होते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ता, केवल 1 हफ्ते में आपको लगेगा कि आपकी जो फोरहेड है वो बिल्कुल टाइट हो गया है, आपकी जो साइड लाइंस हैं वो पहले से कम हो गई हैं। ये भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो कि आपको किस तरीके का लुक चाहिए। अगर आपको चाहिए
बिल्कुल एकदम फेस पे टाइटनेस चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से ज़्यादा यूनिट्स के लिए पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरी रिंकल्स जो है पहले से हल्के हो जाएँ और आप चाहते हैं आपके रिजल्ट्स थोड़े से नेचुरल रहे, तो उस केस में आप कम यूनिट्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। बहुत लोगों को जब मैं पहली बार समझाती हूँ कि इस चीज़ के लिए आपको बोटॉक्स चाहिए रहेगा, तो वो कहते हैं, "अरे डॉक्टर, हम तो बड़े यंग हैं इसके लिए।" तो ये समझना ज़रूरी है कि बोटॉक्स इज़ अ प्रिवेंटिव टेक्निक, जो आपकी फाइन लाइन्स और रिंकल्स मूवमेंट पे बनती हैं, उसको वो इम्प्रूव कर सकता है। एक बार परमानेंट कोलेजन डैमेज हो गया, जब रेस्ट पे भी आप गुस्से में दिखते हो या आपकी लाइन्स दिखती हैं, उसको हम बोटॉक्स से ठीक नहीं कर सकते 1-2 सेशन में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे वो इम्प्रूव होती है, बट नॉट टू अ 100%। तो इससे पहले वो डेवलप हो, तब हमें एक्ट करना है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि देखो डॉक्टर ये सेलिब्रिटी ने बोटॉक्स कराया और वो अननेचुरल लग रहे हैं। तो जो अननेचुरल लुक है वो यूजुअली फिलर्स के कारण होता है, ओवर फिल जब हम कर देते हैं पेशेंट को। बोटॉक्स में अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो यूजुअली माइनर होता है, उसमें स्वेलिंग, ब्रूजिंग हो सकती है। रेयर केस में अगर बोटुलिज्म टॉक्सिन किसी और मसल में घुस जाए तो उस मसल का पैरालिसिस हो सकता है, जैसे कि आपकी स्माइल जो है वो टेढ़ी हो सकती है या फिर जो आपका लिप है वो ड्रूपिंग हो सकता है। बट ये जो एडवांस्ड इंडिकेशंस होते हैं ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो एडवांस इंडिकेशंस करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी कि क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर आप उन साइड इफ़ेक्ट्स को लेने की आप में क्षमता है, तभी आप एडवांस इंडिकेशंस में बोटॉक्स करवाओ। अगर आपको लगता है आपके अंडर आई में हॉलोनेस है, अगर आपको लगता है चीक्स आपके संक हो गए या फिर आपका जॉ लाइन जो है वो ऑब्लिटरेट हो रहा है, वहाँ पे फैट इकट्ठा हो गया है, तो इन सब इंडिकेशंस के लिए यूजुअली फिलर्स करे जाते हैं। मेल्स में एक अच्छी शार्प जॉ लाइन देने के लिए जॉ लाइन फिलर्स करे जाते हैं, जो एक सपोर्टर स्ट्रक्चर देती है आपकी जॉ लाइन को। और विथ एज हमारे लिप्स का फैट भी लॉस होता है, तो लिप्स काफ़ी पतले-पतले दिखते हैं और उसको भरने के लिए भी लिप फिलर यूज़ किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग फिलर से, स्पेशली रॉन्ग केसेस देख के, ओवरफिल्ड केसेस देख के। तो जब पेशेंट मेरे पास आता है और हम फिलर के बारे में डिस्कस करते हैं, द आइडिया इज ऑलवेज टू अंडर ट्रीट इन द फर्स्ट को। हम हमेशा ओवरफिल नहीं करेंगे, एंथुजियाज्म में आके ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी है, सटल चेंजेस देने हैं नेचुरल लुकिंग अपीयरेंस के लिए। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस और फिलर्स और थोड़ा सा बोटॉक्स सब थोड़ा थोड़ा साथ में यूज़ करेंगे, ताकि हम होलिस्टिकली आपके फेस स्ट्रक्चर को एनहांस कर सके। किसी एक चीज़ के ज़्यादा करने से हमेशा अननेचुरल अपीयरेंस आती है। फिलर्स मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि वो इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं, तुरंत जो पेशेंट को चाहिए वो डिजायर्ड होता है, थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 1.5-2 साल तक भी चल जाते हैं आपके फिलर्स, आपको बार बार करवाने की उसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फिल्ड अप फेस है, अगर आपको लगता है आप में ऑलरेडी फैट ज़्यादा है, तब आपको सोचना है कि आपको और फिलिंग करवानी है कि नहीं। इन दैट केस एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस फॉर एंटी एजिंग वुड बी माई प्रेफरेंस। फिलर्स के साइड इफ़ेक्ट से भी लोग बहुत घबराते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी क्वालिफ़ाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास फिलर करा रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस आपके कम रहेंगे, ख़ासकर जो आपके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो किसी के हाथ भी हो सकता है, उसमें आपका रहेगा सबसे पहले ब्रूज़िंग। जैसे हम लोग अपने ब्लड देते हैं या फिर ब्लड जब आप सैंपल के लिए देते हैं, तो वहाँ पे एक ब्रूज़ बन जाता है। वैसे ही आपके जब नीडल किसी वेसल को टच करती है, फिलर इंजेक्ट करते समय, और वो वेसल ओपन हो जाती है, तो उसके कारण वहाँ पे ब्रूज आ सकता है। उसके अलावा स्वेलिंग कॉमन है, खासकर अंडर आई एरिया में जब हम फिलर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगेन ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है, तो उनकी मैनिपुलेशन की वजह से वहाँ फ्लूइड आ जाता है, तो आपको स्वेलिंग हो सकती है। तो ये थे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। फिर कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि आपके फेस पे लंप बन सकता है फिलर का। तो जो फिलर का लंप है यूजुअली वो ईजिली मैनेजेबल होता है। आप डॉक्टर के पास अपने नेक्स्ट विजिट पे जाते हैं तो वो उसको मसाज करके उसको आपके बोन के कंटूर के अगेंस्ट वापस से सेटल कर सकता है। एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है फिलर्स की, वो है ब्लाइंडनेस। अब फिलर अगर कभी किसी वेसल के अंदर चले जाए और वो वैसी वेसल हो जो कि आपके आई की वेसल्स के साथ जुड़ती हो जाकर, तो फिर रेटिनल आर्टरी के ऑक्लूजन की वजह से पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकती है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फिलर प्रोसीजर्स होते हैं और बहुत ही कम रिपोर्ट्स हैं इस ब्लाइंडनेस के। हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है इस ब्लाइंडनेस के अगेंस्ट, क्योंकि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो रेटिनल आर्टरी के फ्लो के अगेंस्ट जा रहा होता है। तो जब हम फिल करते हैं तो कई सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है। इसलिए अगर आप फिलर कंसिडर कर रहे हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास जाके ही उसको करवाएं, क्योंकि वो ऑथराइज्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई होती है कई सालों तक, ताकि वो ये प्रोसीजर को सेफली परफॉर्म कर सके।
अब कुछ लोग इंजेक्टेबल्स नहीं करवाना चाहते एंटी एजिंग के लिए, तो उनके लिए हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस यूज़ करते हैं। उन सब में से मेरा फेवरेट और आई थिंक पूरी दुनिया का भी फेवरेट है मॉर्फियस 8, विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है माइक्रो नीडल्स और एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी। माइक्रो नीडल्स क्या करती हैं कि वो आपकी स्किन में जाके आपके कोलेजन को इंजर करती हैं। दिस इज़ लाइक अ डेलिबरेट इंजरी टू द स्किन, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि हम बाहर से कोलेजन दे नहीं सकते, हमारी बॉडी उसका खुद का कोलेजन बनाती है। तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम एक सोए हुए कोलेजन को जगा रहे हैं, उसकी फैक्ट्री को स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि वो और अच्छे से बने। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम बार बार कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी स्किन में स्किन टाइटनिंग आती है। इसके अलावा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती हैं इस मशीन में, वो भी कोलेजन को स्टिमुलेट करती है। तो माइक्रो नीडलिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी को जब साथ में कंबाइन किया जाए तो रिजल्ट्स आर बेटर एंड क्विकर। माइक्रो नीडलिंग में एक और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और मैं बहुत ज़्यादा करना पसंद करता हूँ, वो है डर्मापेन 4। डर्मापेन 4 एक डिवाइस है जो कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइक्रो नीडलिंग डिवाइस है। ये आपके फेस पे हम चलाते हैं और इसमें कई सारे स्मॉल स्मॉल माइक्रो चैनल्स आपके फेस में बन जाते हैं। इससे फिर हम कई सारे सीरम्स भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट आपके कोलेजन में पहुंच सके और जल्दी काम शुरू कर सके। डर्मापेन 4 के कई सारे एडवांटेजेस हैं। ये आपके फाइन लाइंस रिंकल्स पे काम करता है, सुपरफिशियल आपके एक्ने स्कार पोर्स कम करता है, आपको सम अमाउंट ऑफ स्किन टाइटनिंग भी देता है और आपके स्किन में पिगमेंटेशन भी इंप्रूव करता है। माइक्रो नीडलिंग का सबसे वंडरफुल पॉइंट ये है कि इसमें डाउन टाइम बहुत कम है। ये बस 1 या 2 दिन आपके फेस में रेडनेस रहती है, वो भी अगर आप बहुत फेयर हो। अगर आपका स्किन थोड़ा सांवला या डार्क टाइप का है तो उसमें तो 1 या 2 दिन का रेडनेस भी नहीं रहता है। उसके अलावा माइक्रो नीडलिंग का एडवांटेज है कि इसमें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद आपके फेस पे ब्लैक डॉट्स आ जाना, ये बहुत कम होता है, जो कि किसी भी एनर्जी बेस्ड डिवाइस से ज़्यादा कॉमन है इंडियन स्किन में। अब कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके सनस्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सुपरफिशियल स्किन एक्सफोलिएशन प्लस एंटी एजिंग मतलब कोलेजन बूस्टिंग सब पे काम कर सकती हैं, और वो है लेजर बेस्ड डिवाइसेस। इसमें दो बहुत पॉपुलर डिवाइसेस हैं, वन इज फ्रैक्शनल CO2 और दूसरा है अर्बियम ग्लास लेजर। फ्रैक्शनल CO2 पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, इंडियंस में भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है। जब हम फ्रैक्शनल CO2 करते हैं थोड़ा सा डाउन टाइम ज़्यादा होता है, पेशेंट को ब्लैक डॉट्स आ सकते हैं जिसको मैनेज करना आसान है, बट फिर भी उनको शायद ऑफिस 1-2 दिन जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए अर्बियम ग्लास लेजर एक बेटर ऑप्शन है जिसका डाउन टाइम बहुत कम है। वो काम बिल्कुल फ्रैक्शनल CO2 की तरह करती है, लेकिन वो आपकी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन नहीं छोड़ती। ये दोनों डिवाइसेस आपका कोलेजन तो स्टिमुलेट करती हैं, आपके पोर्स के आसपास जो कोलेजन है उसको टाइट करती है, तो ये पोर टाइटनिंग में बहुत अच्छी है। प्लस ये सुपरफिशियल स्किन को क्योंकि एक्सफोलिएट कर देती हैं, तो आपकी स्किन में एक टाइटर और फ्रेशर अपीयरेंस रहता है इनके कारण। जनरली अपने पेशेंट्स के लिए मैं माइक्रो नीडलिंग जो थोड़ा डीप होता है और फ्रैक्शनल CO2 या अर्बियम ग्लास लेजर जो थोड़ा सुपरफिशियल होता है, इन्हें कंबाइन करती हूँ टू डिलीवर बेस्ट रिजल्ट्स। एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट और जिसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं है, वो है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अगर हाईफू की मशीन आपकी अच्छी है तो उसमें आप बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स ला सकते हो। स्किन टाइटनिंग, कोलैजन, फैट तीनों पे काम करती है हाईफू। हाईफू क्या है? आपकी बेसिकली अल्ट्रासाउंड एनर्जी है जो कि स्ट्रेट पैरेलल जाने की जगह एक फोकस्ड फॉर्म में जा रही है। तो फोकस्ड फॉर्म में जा रही है तो उस पॉइंट को हिट कर रही है जो आपका कोलैजन हो सकता है, स्किन हो सकता है, और वहाँ पे हीट जनरेट कर रही है। हीट से आपका कोलैजन और स्किन टूटता है और वापस नया बनता है। हीट से आपका फैट टूटता है और फैट आपके बॉडी से निकल जाता है। तो ये आपके स्लिमिंग में, फेस स्लिमिंग में, जब भी जिसका भी फेस हेवी है उसको स्लिम करने के लिए बहुत अच्छी मशीन है। आपके फेस को वी शेप करने के लिए बहुत अच्छी मशीन है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आप लाफ लाइंस या मैरिनेट लाइंस पे काम कर सकते हो विदाउट डूइंग अ सर्जरी। तो हाईफून में से एक है। ये एक कंप्लीट लिफ्ट देती है आपके मिड फेस को, आपके लोअर फेस को, और ये चिन वॉल्यूम के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपकी डबल चिन है तो उसको भी स्लिम करना है और आपको विदाउट एनी डाउन टाइम, तो हाईफू एक अच्छा ऑप्शन है। हाईफू मेरी फेवरेट है एक और कारण की वजह से कि कई बार पेशेंट्स क्या है, शादी से 1 महीना पहले आ जाते हैं, या उनके जो ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है उनकी मदर फादर आ जाते हैं 1 महीना पहले, तो कुछ आप एग्रेसिव उस समय नहीं कर सकते हो, आपको चाहिए कि बिल्कुल भी डाउन टाइम ना हो, तो हाईफू उनके लिए भी बेस्ट है। इसमें बस आपको प्रोसीजर के बाद माइल्ड रेडनेस आती है जो कि हाफ एन आवर 1 आवर में चली जाती है। आपके स्किन में कुछ होल्स नहीं होते, कोई पेनिट्रेशन नहीं होता, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है और 2 महीने बाद उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है।
जैसे हाइफो एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, कोई नीडल्स इस्तेमाल नहीं होती है, उसी तरह एक अच्छी टेक्निक है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग। जो लोग माइक्रो नीडल्स के बिना स्किन टाइटनिंग करवाना चाहते हैं, आरएफ टाइटनिंग डिवाइस उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपकी स्किन की लैक्सिटी, सैगिंग, फर्मनेस सब पे काम करता है। इसके 4 या 5 सेशंस के बाद काफी लिफ्टेड और फर्म फेस अपीयरेंस मिल सकता है आपको। जनरली जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हम कोलेजन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन भी करते हैं, जिसमें छोटे छोटे चैनल्स क्रिएट होते हैं आपकी स्किन में, जिसके थ्रू सीरम्स जैसे कि रेटिनॉल हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, ये आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में डाला जाता है फॉर मोर एनहांस्ड लुक। कुछ पेशेंट्स हमारे पास इंस्टाग्राम के वीडियोस लेके आते हैं और उसमें क्या होता है, एक इंसान टीसीए पील करा रहा है और वो टीसीए पील से पूरा का पूरा चेहरा उसका उतर रहा है और उसके बाद वो पूरी नई स्किन आ रही है और बिल्कुल फ्रेश स्किन आ रही है। वैसे वो पॉसिबल है, बट इंडियन स्किन में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन स्किन ना पिगमेंटेशन के साथ हील होती है। तो अगर आप डीप पील करा रहे हो, टीसीए पील करा रहे हो, जब हीलिंग होगी आपकी स्किन उतरने के बाद, तो बहुत चांसेस है कि वहाँ पे ब्लैक पैचेस आ जाए। इसलिए इंडियन स्किन में वो बहुत डेंजरस है। वैसे ही कुछ लोग हमें रील्स दिखाते हैं कि हाइड्रा फेशियल करवाने के बाद लोगों की स्किन टाइट हो गई, ब्राइट हो गई, अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल हो गई। ये सिर्फ फिल्टर्स और एडिटिंग की मदद से पॉसिबल है। हाइड्रा फेशियल में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स दे सके। वो सिर्फ एक डीप और क्लेंजिंग सुपरफिशियल स्किन को रिमूव करने के लिए डिवाइस है, वो कोलेजन पे बिल्कुल काम नहीं करती है। एक ट्रीटमेंट है एक्सोसोम थेरेपी, जो कि बहुत ट्रेंड कर रहा है। डर्मेटोलॉजिस्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जिस भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन ज़रूर होता है। तो एक्सोसोम आप मान लीजिए एक बॉल की तरह है, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ये आपके सेल्स को डायरेक्ट सिग्नल करते हैं और उनका बिहेवियर मॉड्यूलेट करते हैं, उनको रीजनरेशन करने के लिए बोलते हैं। तो उससे आपका जो स्किन है, हेयर है, उसमें आपको बेटर ग्रोथ और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड तो हम सब लगाना चाहते हैं और हम सुनते हैं कि उसे इंस्टेंट प्लम्पिंग इफेक्ट आता है, बट हाइलुरोनिक एसिड एक बहुत शॉर्ट लास्टिंग मॉलिक्यूल है। आपने लगाया, कुछ देर बाद उसका असर खत्म हो जाता है। इसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए हाइलुरोनिक एसिड को आपकी स्किन की नीची लेयर में भी डिपॉजिट किया जा सकता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और इसे हम कहते हैं स्किन बूस्टर्स। ये आपके जब हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन में रहेगा तो ये आपकी स्किन में पानी पकड़ते रहेगा और स्किन को टाइटर और फर्मर अपीयरेंस देगा। ये हाइलुरोनिक एसिड लगाने से बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और ब्राइड्स के लिए इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक्स। तो बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर आप कौन सी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करते हो खुद पर? क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, थोड़े पोर्स हैं मुझ में, फाइन लाइंस विद एज डेवलप होंगी, तो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है डर्मापेन 4 विद अर्बियम ग्लास लेज़र। ये मैं हर 3 महीने में करवाती हूँ। उसके साथ सुपरफिशियल हाइफू, क्योंकि मेरा फेस पतला है तो मुझे डीप हाइफू की ज़रूरत नहीं है, मैं सुपरफिशियल हाइफू भी हर 3 महीने में रिपीट करवाती हूँ। इसके अलावा मैं बोटॉक्स हर 6 to 8 मंथ्स में एक बार लेती हूँ फॉर माई फोरहेड लाइंस एंड रिंकल्स। इंस्टेंट टाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए एक मेडिफेशियल है जो जैसे हम जेनेसिस ब्राइटनिंग टाइटनिंग मेडिफेशियल कहते हैं, वो मैं बिफोर एन इवेंट या पार्टी करवाती हूँ फॉर एंटी एजिंग बेनिफिट्स। डॉक्टर अंकुर, आप कौन से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं खुद पर? मेरा थोड़ा सिंपल है, मैं बोटॉक्स करवाता हूँ रेगुलरली, और मैं दूसरा हाइड्रेशन इंजेक्शन जिसे बोलते हैं, स्किन बूस्टर्स, वो लेता हूँ, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई टाइप का है। अभी मैंने एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस या फिर फिलर्स स्टार्ट नहीं किए हैं, बट मुझे लगता है क्योंकि मेरा फेस जब एज करेगा तो इतनी वॉल्यूम के साथ नहीं करेगा, तो आई थिंक फ्यूचर में मुझे फिलर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। आपका अगर एंटी एजिंग से लेकर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। 75% लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो यू कैन बी नोटिफाइड अबाउट एवरी एपिसोड ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो, जिसमें आपको मिलती है ऑथेंटिक स्किन और हेयर इन्फॉर्मेशन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।